एपिसोड की शुरुआत में हम मीरा सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि उस ड्रैगन का आना बहुत ज़्यादा अजीब था। भला आज तक कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आई और आज एकदम एक ऐसा ड्रैगन जो ना डिवाइन लेवल का है वो आकर हम पर हमला कर देता है। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद एक बंदा आगे आता है और कहता है डोंग हान, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इस मैटर के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये वही ओल्ड मोंग जू और उसकी टीम का ही काम होगा और मैं जानता हूँ वो पीठ पीछे हमारे खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे न कैसे करके मेरा सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो दूसरा बंदा कहने लगता है कि इन्हें क्या लगता है कि डिवाइन एम्परर नहीं है तो इनके मन में जो आएगा वो करेंगे। जिस पर मेरा सिटी का डेप्टी लॉर्ड उन्हें बताने लगता है कि कुछ बीते सालों में वाटर क्लैन वाले बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुके हैं और वो अपनी मनमानी पे उतर आई है। उन्होंने गोल्ड, वुड, फायर और अर्थ वाली ट्राइब्स को भी नहीं छोड़ा। लग रहा है कि ये लोग वॉर से ज्यादा ही ऑब्सेस हो चुके हैं। जो वुड क्लैन के ग्रेट एम्परर है वो अभी क्रॉस और कंजर्वेशन में है और वही हमारी आखिरी उम्मीद थे। और रही बात हमारे डिवाइन एम्परर की, उनका तो अभी तक कोई पता भी नहीं है हमें। और तभी दरवाजा खोल के कुछ बंदे अंदर आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि ये बातें साइड में रखो, तुम्हें जवाब देना ही है तो सबसे पहले मुझे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे क्लैन के डिवाइन बीस्ट को जान से ही मार दिया। हमें इस मैटर का हिसाब चाहिए और मीरा टावर सिटी को इसका जवाब देना ही होगा। वो लोग आगे आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि वाटर ट्राइब वाले इस बात को ऐसे ही जाने देंगे। जिसके बाद मिया सिटी का एक आदमी कहता है कि तुम लोगों की गलती है कि तुम्हारे उस बीस्ट ने सबसे पहले हम पे हमला किया, तो माफी तो तुमको मांगनी चाहिए हमसे। और ये कोई आज की बात नहीं है, हम 1 महीने पहले से ही इस बात को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। हमारे उस बीस्ट ने हमारे लोगों को मारना शुरू किया तो हमने भी उस ड्रैगन को मार के हम साबित कर दिया कि मीरा सिटी वाले ऐसे वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बताया जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं उसी सिटी का लॉर्ड है। जहाँ चीयू उसे बताने लगता है कि तुम्हारे उस ड्रैगन ने हमारे सिटी पर हमला किया, हमारे लोगों पर भी हमला किया, तो जाहिर है हमें उसको खत्म करना पड़ा। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रीजन है कि तुम हमसे यहाँ पर सवाल जवाब करने आ गए हो। यहाँ पर वो बंदा उनको एक लेटर फेंक कर कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं कि तुम्हारे साथ में बहस करूँ, मुझे तो ये बस लेटर तुम्हें डिलीवर करना था जो की एक वॉर डिक्लेरेशन है। मेरी अगली मुलाकात तुमसे बैटलफील्ड में होगी। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मीरा सिटी का एक आदमी कहता है कि तुम्हारे फादर उस ओल्ड मॉन्स्टर के साथ में कुछ भी प्लानिंग कर ले, वो कभी भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तुम्हारे उस फादर और उस ओल्ड मॉन्स्टर का हम ऐसा हाल करेंगे कि तुम्हें याद रहेगा। तो शिशी याव कहने लगता है कि यहाँ पे 4 लोग का एक पालतू है, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। तभी वहाँ वो कहने लगता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है तो चलो हमें माउंट यूजी चलते हैं, वहीं फैसला कर लेते हैं कि कौन गलत है और कौन सही। तो शिशी लैंग जाने लगता है और कहता है तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, हमारी अगली मुलाकात माउंट यीपिन पर ही होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी माउंटेन टॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। फिलहाल वो काफी तेजी से चढ़ाई कर रहा था। वो व्हाइट ड्रैगन डियर के साथ की उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, इसके चलते वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। ये लोग बैम्बू फॉरेस्ट से होकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको एक मधुर धुन सुनाई देती है। तभी इनके सामने एक लेडी जो हवा में फ्लोट करते हुए फ्लूट बजा रही थी, इसकी धुन से ये लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस धुन को सुनने के बाद टोबू व्हाइट डियर ड्रैगन से कहता है कि यार तुम्हें नहीं लगता कि ये धुन कहीं सुनी सुनाई है? मुझे लग रहा है कि ये धुन मैंने पहले भी कहीं सुनी है। फिर उसको याद आता है कि हाँ, सीनियर सेंगलोंग भी यही धुन बजाया करते थे और मरने से पहले मैंने उनको यही बजाते हुए सुना था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पास से बैम्बू फ्लूट बाहर निकालता है और बजाने लगता है, जिसके चलते वहाँ पर लिखे एंशिएंट टेक्स्ट उभरने लगते हैं। सारी जगह से एंशिएंट टेक्स्ट निकलकर गोल्डन पार्टिकल में धूल की तरह उड़ने शुरू हो जाता है और औरत की तरफ भी बढ़ते हैं। देख कर टोबू उस फ्लूट को बजाना छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जो लेडी उस फ्लूट को बजा रही थी वो भी इसी ओर आने लगती है, जहाँ पे वो बताने लगती है कि ये धुन, ये फ्लीटिंग सॉन्ग की धुन है, ये वही उसी का एक नोट है जिसमें तुमने अभी प्ले किया। एक बात बताओ यंग मास्टर, तुमने ये धुन कहाँ से सीखी है? यहाँ हम देखते हैं कि टोबू अपने सामने एक फेरी को देखकर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी स्पीचलेस हो जाता है और पैनिक करने लगता है। उसके हाथ से उसकी फ्लूट छूट जाती है और तभी वो फेरी उसके वापस उसकी फ्लूट उसके हाथ में थमा देती है और कहने लगती है तुमने ये धुन कहाँ से सीखी है? इस पर वो उन्हें बताने लगता है कि मैंने अपने पुराने दोस्त को उनके अंतिम समय पर उनको ये बजाते हुए देखा था। तो वो कहती है कि आखिर उनका नाम क्या है, जिस पर टोबू उनको बताने लगता है कि उनका नाम सीनियर सेंगलोंग है।
है, जहाँ पर वो सेंगलोंग का नाम सुनते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टोबू के पास उसको तलवार दिखाई देती है, जिसे छूते ही उसको उसका नाम दिखाई देता है। तो वो पल याद आता है जब उसने जेट सोर्ड को उसको गिफ्ट किया था। तो चलाते टाइम ही उसने एशियन टेक्स्ट को लिखा था, तो उसकी फ्लूट की धुन के साथ में रेजोनेट करने लगते हैं। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हम वुडलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका एल्डर बताने लगता है कि जो 5 टाइप्स की होली मेड है ना, वो किसी से भी कभी भी शादी नहीं कर सकती और कोई भी इस रूल के खिलाफ नहीं जाएगा, और कोई इस रूल के खिलाफ जाता है तो उसको इस टांग वेदी से निकाल कर कैट कर दिया जाएगा। अभी हमें उस फेरी को दिखाया जाता है जो एंशिएंट रिडम में है और उसे कैट किया जा रहा था। तभी वो कहती है कि मैं अपना रास्ता जानती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है, जिसे जाता हुआ देख सेंगलोंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रांच होता है जो सेंगलोंग के हाथ में वो छोड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उनका जान उन लोगों पर चला जाता है। बताने लगता है कि पूरा टेरिटरी मेरे डैड के अंदर में आता है, यानी कि तुम्हारे टैंग्यू के अंदर में, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रीन एम्परर से मिलने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर वो फेरी समझ जाती है कि वाटर टाइप के लोग हैं, बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। और वो अपने जेट वेल को लेकर टोबू के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है। आगे देखते हैं कि शिशिलोंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि मास्टर, हमने कभी ग्रीन एम्परर के एग्जैक्ट लोकेशन हमें आज तक पता नहीं चली। हो सकता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहती हो। अगर वो हमें नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? और ये बंदा और कई एल्डर केसारू होता है, जो बार बार उनसे यही सवाल पूछा था कि अब हम करे तो करे क्या। हम ग्रीन एम्परर को ढूंढने में असफल हुए तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम ढूंढ कर उनकी मदद नहीं ले सकते तो मिराज सिटी के लोग भी उनको ढूंढ कर उनकी मदद नहीं ले पाएंगे। देखते हैं कि उनके बंदों को निपटाते हुए डुआन कुन वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगा नहीं था कि तुम वक्त से पहले इतने सारे बंदों को लेकर यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद शिशिलोंग भी अपना वेपन निकाल कर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि तुम वुडलैंड के ट्रैप के अंदर ऐसे ही आ गए। और शिशिलोंग की बातों को इग्नोर करके वहाँ पर ग्रीन वैली में चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं मिराज सिटी से आया हूँ और ग्रीन एम्परर आपको हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर वो 2 बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सामने मेंशन से कोई भी जवाब नहीं आता है। यह देखने के बाद शिशिलोंग उसका मजाक उड़ा के कहता है कि तुम्हारे लोगों ने हमारे क्लैन के ड्रैगन को मार दिया है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा साथ देगी? ग्रीन एम्परर यहाँ पर सिर्फ हमारा साथ देगी और तुम और तुम्हारे ट्राइब के लोगों को वो मिटा के रख देंगी। जिस पर डुआन कुन जवाब देता है कि वो तो वक्त बताएगा कि वो किसका साथ देगी, और तुम्हारे जैसे वाटर डिमंस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिंग क्यानियान के नक्शे कदम पे चल पाओगे? देखते हैं यहाँ पे शिशिलोंग कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रीन एम्परर का नाम लेने की? आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, हम आगे देखते हैं कि उस मेंशन के अंदर टोबू और वो फेरी दोनों ही मौजूद होते हैं। देखते हैं वो आदमी कहने लगता है, लिंग लांग यान बाहर निकलो, बीते 30 सालों से तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हम ऐसे ही जाने देंगे? यहाँ आज तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे मिलने आया है, मदद मांगने आया है, और तुम क्या कर रही हो? कहीं तुमको डर तो नहीं कि हमारे बीच जो पुराना स्कोर है तुम उसको बराबर नहीं कर पाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही यहाँ से चला जाऊंगा? उसकी बात सुनकर त्यालुंग कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार हमारे एम्परर से ऐसे बात करने की? उसकी हिम्मत देखने के बाद वो कहता है कि तुम भी अपने बाप के जैसा ही है। शिशिलोंग को इसमें मौका दिखता है तो वो पैलेस की तरफ झुकता है और कहता है कि ग्रीन एम्परर, मुझे यकीन है कि आप हक का ही साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वॉर इस साथ हमने नहीं किया, इन लोगों ने हमें परेशान किया है बहुत, यहाँ तक कि इन लोगों ने हमारे एक ड्रैगन को भी मार दिया, इसलिए हमें उसका इंसाफ चाहिए ही होगा ना। इसलिए प्लीज ग्रीन एम्परर हमारी मदद कीजिए। कहते हुए वो अपने लोगों को इशारा करता है तो उसके लोग सीधे डांगहू पर हमला कर देते हैं। और डांगहू कहता है कि एक के खिलाफ इतने लोग, ना लड़ो बच्चों, ना लड़ो, तुम इंसानियत के नाम पे दबाओ और तुम कर ही क्या सकते हो। तभी हम देखते हैं कि शिशिलोंग भी अपनी पावर को अब गैदर करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फैंटम सर्पेंट लाइट टेक्निक को अनलिश करता है। जिसके बाद हम एक जायंट सर्पेंट को देखते हैं जो सीधा डान काओ पर हमला कर देता है। तरफ शिशिलोंग के आदमी और दूसरी तरफ वो जायंट सर्पेंट है वो भी दनादन उस पर हमला किए जा रहा था, जिसके चलते उसको फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। और ये जो सर्पेंट है वो उसको दौड़ा के रख देता है। वह जहाँ जहाँ जाता है सर्पेंट भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसके कारण उसके लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी थी। हम यहाँ देखते हैं कि डुआन कुन तो अलग ही लेवल पर था। वो उनसे फाइट करते हुए भी बार बार ग्रीन एम्परर को कह रहा था कि तुम बाहर नहीं निकलोगी ना, तुमने मुझे अकेले इन डीमन से फाइट करने के लिए छोड़ दिया है और तुम अच्छे से जानती है कौन हक पे है और कौन नहीं। तभी यहाँ पर जो शिशिलोंग है वो अपने फैंटम को कंट्रोल करके वापस उस पर हमला कर देता है, जिसके अटैक से
भागते हुए डिवाइन काई कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकले और तुमने कोई हरकत नहीं की तो डिवाइन एम्पायर तो तुम्हारा बाद में कुछ करेंगे, पहले मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा और तुम अच्छे से जानते हो जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। हमें पैलेस के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे वो फेरी टोबू को बोलती है कि जरा यहाँ पर आओ। यहाँ पर वो जैसे उसके पास आता है तो वो कहता है कि आप मुझे टोबू कहकर बुला सकती हैं। पर वो व्हाइट फेरी है ना, वो उस तलवार को उठाती है और कहती है कि अब डिवाइन एम्पायर गुजर चुका है और ये 5 नेशन है वो आपस में बहुत ज्यादा वॉर की सिचुएशन में आ चुके हैं, जिसके कारण इनके बीच में एंड ऑफ वॉर छिड़ जाएगी जो डिवाइन एम्पायर कभी नहीं चाहता था। उनका टोबू कहता है कि क्या वो डिवाइन एम्पायर है, यानी कि जिसने मुझे ये तलवार दी वो डिवाइन एम्पायर है जिसने इस पूरे 5 क्लैन पर रूल किया था। सुनने के बाद व्हाइट फेरी कहती है क्या तुम्हें उनके आइडेंटिटी के बारे में इतना भी नहीं पता था और तुमने उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तलवार को उसकी तरफ आगे करती हुए कहने लगती है कि डिवाइन एम्पायर ने अपनी आखिरी इच्छा को तुम पर सौंपा और इस तलवार को ग्रीन एम्पायर को देने को कहा था, है ना, ताकि वो मिरा सिटी पर होने वाले इस वॉर को रोक सके। तो कहने लगता है कि उन्होंने कहा था कि अजोर एम्पायर को ढूंढना है, जिस पर फेरी कहती है दोनों बात एक ही है। फिलहाल के लिए ग्रीन एम्पायर माउंट यूपिन पे मौजूद नहीं, जिस पर टोबू कहता है कि आप बता सकती है वो अभी कहाँ पर है। पर वो अपनी उंगली उठाते और कहती है ये बंदा जो कब से बोले जा रहा है ये मिरा सिटी का एक मैसेंजर है। अब तुम समझ ही सकते हो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है और अब तुम बताओ आगे तुम क्या करने वाले हो। यहाँ बाहर द्वान कुन तो बार बार अजोर एम्पायर को आवाज दिए जा रहा था और कहने लगता है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी पावर को लिए बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर निकलो, तुम्हें अकेले मरना है क्या वहाँ बैठे बैठे। तभी यहाँ पे सिशिलिंग अपनी पावर का यूज करके अपने पाइथन को वापस बुलाता है और उसे चारों ओर से झकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। हम यहाँ देखते हैं कि उसकी ग्रिप जो है वो ज्यादा टाइट हो जाती है और उसकी सांस से वहाँ पे रुकना शुरू हो जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे उसका दम घुटता है वो अपनी पावर को अनलिस्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरे लोगों को कौन बचाएगा, और आज जब मैंने अपने आप को ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दिया तो मरने के बाद अपने लोगों को अपनी शक्ल क्या दिखाऊंगा। और यहाँ वो ये कहते हुए वो अपने म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन आर्ट को अनलिस्ट कर देता है और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि जो स्नैक वहाँ पे बना था वो भी कोलैप्स हो जाता है और आसपास के लोग भी हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो गया। उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो यंग मास्टर के पेट को बस चीरने ही वाली थी, लेकिन वो उससे डॉज करके बच जाता है। इतनी ज्यादा पावर का यूज करने के कारण डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करने के कारण उसको बैकफ्लैश मिलता है और उसे वो खून की उल्टा करना शुरू कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। जिसे देखने के बाद तो वो फेरी सिस्टर को कहता है प्लीज प्लीज उस आदमी की मदद कीजिए और हम देखते हैं कि शिशिलांग अपनी पावर का यूज करके फैंटम सांप को वापस बुलाते हैं और उसे चारों ओर से घेर कर ग्वाहों पर हमला कर देते हैं। उस पर हमला होने ही वाला था कि पीछे पैलेस से आवाज आती है कि सब रुक जाओ। हम टोबू को देखते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिवाइन एम्पायर ने मुझे कहा था कि मिरा सिटी और उनके लोगों की हिफाजत करनी है और ये मिरा सिटी का ही आदमी है तो मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। ये कहकर टोबू वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि ग्रीन एम्पायर के रेजिडेंस से वो आवाज आई थी, तो सब पैलेस की तरफ देखते हैं कि आवाज किसने दी। हम देखते हैं कि शिशिलांग और उसके सबनेट को यही लगता है कि ये ग्रीन एम्पायर ही होंगे, तो वो उनको रिस्पेक्ट के साथ बात करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है ग्रीन एम्पायर आपने अपना मन बना लिया है, आप हमारा मतलब सही का साथ दोगे, तो बताइए आपका ऑर्डर क्या है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।